हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी कवर करते हैं जो कि आरबीआई के मेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो फाइनेंस के पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे जो कॉमन टॉपिक है जिससे काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो है रिस्क मैनेजमेंट का। और रिस्क मैनेजमेंट का अगर आप सोर्सेज देखो तो काफ़ी वेरिड सोर्सेज नेट पे अवेलेबल है या बताया जाता है। आरबीआई के वेबसाइट्स पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है और जो बैंकर्स लोग JAIIB CAIIB इन सब का पेपर देते हैं, इसमें भी कुछ कंटेंट मिलता है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी एक ऑथेंटिक कंटेंट है रिस्क मैनेजमेंट में जितना रिक्वायर्ड है। ऑल्दो रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत डीप सब्जेक्ट है, हर ही टॉपिक बहुत डीप होता है अगर आप या उसके अंदर स्टडी करने जाओ तो। बट एक डिसेंट लेवल पे जो भी कंटेंट अवेलेबल है जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस वीडियो सीरीज़ के थ्रू एक जगह इकट्ठा कर लूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ईजी हो रिवाइज़ करने में और कॉन्सेप्ट को समझने में भी। तो आइए तुरंत ही स्टार्ट करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक। तो रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल जॉब और जो बैंकिंग सेक्टर में है वो रिस्क मैनेजमेंट का है। तो सबसे पहले हम रिस्क को डिफाइन करते हैं। रिस्क जो है बस बैंकिंग सेक्टर में नहीं होता है, इट अफेक्ट्स ऑल द सेक्टर, इवन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ में रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप रोड पे चल रहे हो तो रिस्क है कि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए, आप फ्लाइट में जा रहे हो तो रिस्क है, आप कुछ भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो रिस्क है, पास करोगे या नहीं करोगे। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ इज़ कवर्ड विथ रिस्क। बैंकिंग में रिस्क मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए हो जाता है बिकॉज यहाँ फाइनेंशियल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है एंड पीपल, बैंकिंग सिस्टम फेथ पे चलता है और पीपल हैव फेथ इन द बैंकिंग सिस्टम, दैट्स वाई दे डिपॉजिट देयर मनी। वो एफडी कराते हैं, वो अदर प्रोडक्ट्स लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो बैंक अगर रिस्क मैनेज नहीं करेगा और कुछ अनलाइकली इवेंट हो जाए तो इट में डैमेज द रेपुटेशन ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन जनरल एंड होल फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ द कंपनी। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इसमें जो सीक्वेंस रहेगा ब्रॉडली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टाइप ऑफ रिस्क हम कवर करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होता है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट LGD ये सब भी कवर करेंगे जनरल रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक से। उसके बाद जो बेसल्स नॉर्म है वो भी कवर करेंगे सब्सिक्वेंटली। और आरबीआई के वेबसाइट्स पे जो रिस्क मैनेजमेंट का जो गाइडिंग पेपर्स होता है वो भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अब बैंक्स जो है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बना रहे हैं और एक गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो होता है ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। तो रिस्क अंडरस्टैंड करने के बाद फर्स्ट एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन वी शुड ट्राई टू स्टडी कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या है रिस्क का, एंड देन वी विल गो डीप इनटू इट एंड वी विल एक्सप्लेन द बेसिक्स इन टुडेज क्लास। और उसके बाद हम ज़्यादा डीपर और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स में सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में जाएंगे। तो पहला टाइपोलॉजी है। टाइपोलॉजी भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज रिस्क मैनेजमेंट मतलब आपको रिस्क मैनेज करना है। यू कैन मैनेज इन एनी रिस्क इफ़ यू नो द टाइप ऑफ रिस्क, द काइंड ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपोजर इट हैज़। तो इस बेसिस पे ही आप रिस्क को मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले रिस्क का टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, देन उसका आप टैकलिंग स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करोगे। तो सबसे पहले होता है मार्केट रिस्क। ब्रॉडली 4-5 कैटेगरीज है। मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क है जो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। क्रेडिट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है एंड बिजनेस स्ट्रैटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। या तो आप तीनों को अलग करो, बिजनेस रिस्क, स्ट्रैटेजिक रिस्क, रेपुटेशनल रिस्क, बट ब्रॉडली एक में ही मैंने डाल दिया है बिजनेस स्ट्रैटेजिक एंड रेपुटेशनल रिस्क। तो रिस्क को ऑल दो टाइपोलॉजी को हमने एक सेपरेट किया है, बट द बहुत ही यूनिक फीचर और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फीचर इस मैनेजमेंट का यही है कि दीज रिस्क इंटरैक्ट विथ ईच अदर। ऐसा नहीं है कि चारों रिस्क इंडिपेंडेंट है, आपने इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना लिया और आप सब सारे रिस्क को मैनेज कर दोगे। रिस्क मैनेजमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजर्स इतने ज़्यादा क्यों हैं, स्पेशलाइज डिग्री है जैसे FRM आप कह लो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स की डिग्री है, या CFA में भी रिस्क मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो रिस्क मैनेजमेंट इसीलिए ज़रूरी है बिकॉज रिस्क एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क जो है ना वो दे इंटरैक्ट विथ ईच अदर और जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसको क्वान्टिफाई करना इट इज़ डिफ़िकल्ट कि 3-4 टाइप का रिस्क को अगर आप क्यूमुलेटिवली कर रहे हो एंड देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रिस्क। तो रिजल्टेंट रिस्क निकालना भी एक चैलेंज है और इसका अलग अलग मॉडल्स डेवलप करते हैं बिकॉज एग्जैक्ट तो पता नहीं होगा कौन सा रिस्क कितने प्रोपोर्शन में कब हिट करेगा। तो जैसे मार्केट रिस्क में आप मान लो जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन इक्विटी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, करेंसी रिस्क है, कमोडिटी रिस्क है, ये सब हम बाद में भी देखेंगे डिटेल में। क्रेडिट रिस्क में डाउनग्रेड है, बैंक्रप्सी रिस्क है, ऑपरेशनल में साइबर मॉडल ALM और बिजनेस स्ट्रैटेजी का रिस्क है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अभी हम कर लेते हैं दिया बिकॉज रिस्क इंटरैक्ट विथ ईच अदर तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जैसे कि मान लो क्रेडिट रिस्क मतलब डिफ़ॉल्ट रिस्क। क्रेडिट रिस्क लाइक डिफ़ॉल्ट रिस्क, आपने लोन लिया है और अगर आप लोन बैंक को नहीं पे कर रहे हो तो बैंक का क्रेडिट रिस्क हो गया बिकॉज यू आर डिफ़ॉल्टिंग, जो बैंक्रप्सी रिस्क भी होता है। तो क्रेडिट रिस्क से क्या होता है, क्रेडिट रिस्क मतलब बैंक है आज एक्सपेक्ट कर रहा है कि 2 लाख रुपीज़ आएगा बिकॉज आपका ड्यू डेट है रिपेमेंट का, आपने नहीं किया, तो बैंक इज़ फेसिंग क्रेडिट रिस्क।
लेकिन बैंक ने सोच रखा था कि जो वही 2 लाख आएगा वो फर्दर किसी पार्टी को देगा, या उसका कोई क्लाइंट है या उसका कोई वेंडर है उसको देगा, बिकॉज ये 2 लाख का लिक्विडिटी आएगा और ये उसको पास ऑन करेगा। अगर अब क्रेडिट नहीं आया, बैंकरप्सी हो गया या डिफ़ॉल्ट हो गया, देन एक लिक्विडिटी रिस्क भी पैदा हो जाएगा, एंड लिक्विडिटी रिस्क फर्दर मार्केट रिस्क भी दे सकता है। तो इस तरह से जो 2007 to 9 का फाइनेंशियल क्राइसिस था, इसके बारे में भी हम डिटेल स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज भी। केस स्टडी की तरह जब हम रिस्क मैनेजमेंट का काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो 2007 to 9 जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसका बैकग्राउंड देखेंगे, और सिलेबस का भी वो पार्ट है, और एक केस स्टडी की तरह पढ़ेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट हम रिवाइज भी कर लेंगे उसमें। तो जो 2009 फाइनेंशियल क्राइसिस अगर क्रेडिट रिस्क से मतलब डिफॉल्ट रिस्क से स्टार्ट हुआ, उसके बाद लिक्विडिटी क्रंच हुआ, एंड उसके बाद फिर आप जानते हो किस तरह से मेल्ट डाउन हुआ एंड अदर थिंग्स। तो रिस्क इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दैट क्रिएट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो एंड प्रॉब्लम इन रिस्क मैनेजमेंट। तो मार्केट का अब ब्रॉडली देखो तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़ जो एसेट्स जो है अप डाउन होता है। एसेट्स नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट एसेट्स, आपका लैंड, बिल्डिंग, अदर थिंग्स का भी एक वैल्यू होता है। मान लो कि एक इट में गो अप और इट में गो डाउन। आपके पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, अगर मान लो यहाँ से 4 लेन हाईवे चला गया तो मे बी इसका कॉस्ट शूट अप कर जाएगा, तो आपका बैलेंस शीट में बढ़ जाएगा, आपके एसेट्स का प्राइस जो है बढ़ गया। मान लो यहाँ पे लैंड और यहाँ से फ्लाईओवर चला गया तो इसके कारण यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, तो आपका लैंड का वैल्यू गिर जाएगा। जस्ट डायरेक्टली बीनीथ द फ्लाईओवर अगर आपका लैंड आ रहा है साइड में, तो मे बी एसेट्स का प्राइस डाउन चला जाएगा। इसी तरह इक्विटीज़ मार्केट में अगर आपने इक्विटीज़ ले रखे हैं, अगर बैंक ने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं इक्विटीज़ में, मान लो बैंक्स में HDFC हो गया, कोई भी इक्विटी है, या निफ्टी के 50 में, निफ्टी 20 में, या किसी भी इंडेक्स फंड में, अगर इफ़ यू हैव इन्वेस्टेड, इफ अ कंपनी और बैंक हैज़ इन्वेस्टेड, अगर एक जनरल डाउन ट्रेंड है मार्केट में, इफ मार्केट इज़ गोइंग डाउन, ओवरऑल मार्केट इज़ गोइंग डाउन, लेकिन कोरोना टाइम और अभी भी रिसेंटली 1-2 महीने से मार्केट काफ़ी चॉपी और अराउंड 20% करेक्शन में है, तो आपका प्राइस ऑफ सिक्योरिटी डेफिनेटली इट हैज़ गॉन डाउन। तो एक मार्केट रिस्क है, जो भी आपका एसेट्स है वो इट्स प्राइस इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी एट द मार्केट प्राइस, तो वो भी चेंज हो सकता है। तो इसको 2 तरीके से ब्रॉडली आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो रिस्क को। अगर रिस्क कम करना है या हेज कर सकते हो पोजीशन को, कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में, कमोडिटीज़ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, बहुत सारे तरीके हैं हेजिंग के भी। हेजिंग इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। हाँ, हर चीज़ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बिकॉज बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है हेजिंग आप ऑप्शंस में कर सकते हो, फ्यूचर को ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन को फ्यूचर्स, कैश मार्केट को फ्यूचर्स में। तो इस तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग हो सकता है हेजिंग में। आप अदर हेजिंग भी कर सकते हो, आपको रिलेशन स्टडी कर सकते हो कि मान लो कि क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो किसी और कमोडिटी का प्राइस घटेगा। इस तरह से आप अगर को रिलेशन कमोडिटीज़ का जो एक तरह से रिलेटिव एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स कि या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 2 सेक्टर्स या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2 सेक्टर्स, तो आप इस पर भी आप देख सकते हो। फिर डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो। सारा एसेट आपको एक सेक्टर में नहीं लगाना, इसका मीनिंग आपने सारा एसेट अपना कंस्ट्रक्शन सेक्टर या रियल एस्टेट कंपनीज में लगा लीजिए, जैसे IB रियल एस्टेट हो गया, क्या होता है DFL, DHL, DLF में लगा दिया, और इन जनरल हाउसिंग सेक्टर जो है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अदर सेक्टर रिलेटिवली वही लेवल पे या ज़्यादा है, तो आपको ज़्यादा लॉस हो जाएगा, बिकॉज यू हैव कंसंट्रेटेड योर पोर्टफोलियो इन अ सिंगल सेक्टर। सो डाइवर्सिफिकेशन जो जनरल मार्केट रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करके रखो, तो उससे आप मार्केट के रिटर्न और मार्केट के अकॉर्डिंग आप चलोगे। एक ज़्यादा एक स्पेसिफाइड एक्सपोजर आपके पास नहीं होगा। इसी तरह इक्विटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, इंटरेस्ट रेट चेंजेस होते रहते हैं मार्केट में। करेंसी रिस्क भी है, जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर को काफ़ी इफेक्ट करता है, फ्लक्चुएशन इन करेंसी रेट्स। कमोडिटी प्राइस रिस्क भी है, ऑयल है, जो कमोडिटीज़ मार्केट में भी ट्रेडिंग होता है, ऑयल होता है, कॉपर, जिंक, गोल्ड, तो उस पर भी अगर आपने कुछ पोजीशंस बना रखे हैं तो वो सभी हम डिटेल में देखेंगे। रिस्क मैनेजमेंट तो जितना डिटेल में जो उतना इंटरेस्टिंग भी है और कॉम्प्लेक्स भी है, दोनों ही मैं कहूँगा। तो उसके बाद हम क्रेडिट रिस्क पे आते हैं। क्रेडिट रिस्क सिंपली एक डिफ़ॉल्ट टाइप का रिस्क है कि काउंटर पार्टी ने अपना फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। डिफ़ॉल्ट जो करते हैं काउंटर पार्टी रिस्क को और स्टैट रिस्क भी कहते हैं। जर्मन बैंक के नाम पे पढ़ा, तो ये भी आप फैक्चुअल क्वेश्चन की तरह कर सकते हो। या फिर डाउनग्रेड रिस्क है, जो हम क्रेडिट रेटिंग्स का स्टडी करते हैं डिफरेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का, कि ट्रिपल से ट्रिपल बी में आ गया, जंक हो गया। तो डाउनग्रेड रिस्क भी मतलब एक तरह से जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो दे स्टडी द क्रेडिट वर्दिनेस ऑफ द बोरोवर्स, और वो किस हिसाब से चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग आपका रिस्क भी उस हिसाब से चेंज होगा। इवन कंट्रीज़ का भी क्रेडिट रिस्क होता है, तो इवन कंट्रीज़ आर जस्ट कि इंडिया का ट्रिपल बी रेटिंग स्टेबल है, ट्रिपल ए डबल ए हो गया। तो इस तरह से अपग्रेड डाउनग्रेड में फिर जो आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होता है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट साइड में लिखे हैं, जो हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डेवलप करने डिस्कस करेंगे। एक्सपोजर एट डिफ़ॉल्ट, प्रोबेबिलिटी गिवन डिफ़ॉल्ट, लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट। तो इससे अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो न्यूमेरिकल भी हम 1-2 ट्राई कर लेंगे कि एग्ज़ाम में आए तो यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। अब ये सब कॉन्सेप्ट हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।
यहाँ पे दो ज़्यादा रिस्क कब हो सकता है? डिफ़ॉल्ट रिस्क, मोल्ड सेम इंडस्ट्री, मान लो अपनी स्टील इंडस्ट्री में बैंक ने 1000 करोड़ फाइनेंस कर रखा है, तो अगर स्टील इंडस्ट्री जनरल डाउन ट्रेंड में जा रहा है बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स, एनी फैक्टर, तो आपका बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाएगा। ओवर एक्सपोजर इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री मीन्स ज़्यादा रिस्क है। अगर वही 1000 करोड़ का पोर्टफोलियो को आपने मीडिया में लगा रखा है, आपने रियल एस्टेट में लगा रखा है, आपने स्टील में लगा रहा, फार्मा में लगा रखा है, आईटी में लगा रखा है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में लगा रखा है, मीनिंग आपने डाइवर्सिफाई कर रखा है पोर्टफोलियो को, तो आपको रिस्क भी आपका डाइवर्सिफाइड है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय जनरल, एक स्पेसिफिक सेक्टर पे ज़्यादा रिस्क नहीं है। और आपने एक रिस्क अगर बिग टिकट लोन ज़्यादा दिया हुआ है, 4 लोन दिया हुआ है 100 करोड़ का, तो ओनली 4 अकाउंट्स आर देयर विथ यू, बट 400 करोड़ एक्सपोजर, तो उसमें एक अकाउंट भी अगर थोड़ा गड़बड़ होता है देन यू आर एट मेजर रिस्क। अगर आपने छोटे छोटे 1 करोड़ के 400 पोर्टफोलियो दिए हुए लोन्स के, देन यू आर एट बेटर पोजीशन, के रिस्क में भी कम हो बिकॉज डाइवर्सिफाइड है रिस्क, आपके छोटे छोटे पोर्टफोलियो हैं, तो वो एक बेटर वे ऑफ लेंडिंग हो सकता है। और लिक्विडिटी रिस्क में हम देखते हैं, लिक्विडिटी रिस्क जो होता है फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क, मतलब फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क का मीनिंग है कि आपके कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है और आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हो। लाइक एटीएम्स में अगर पैसे नहीं है तो फंडिंग लिक्विडिटी, आपको किसी वेंडर को देना है 200 करोड़ रुपए और आपके पास आज कैश में 200 करोड़ रुपए नहीं है, तो एक फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क है। और फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क बहुत ही डेंजरस हो सकता है बैंक्स के लिए। अगर आप जाओ बैंक में डिमांड करो 1 लाख रुपीज़ और बैंक बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, आई कैन नॉट मीट योर ऑब्लिगेशन, तो पूरा रेपुटेशन ख़राब होगा, एक पैनिक हो जाएगा पूरा फाइनेंशियल सेक्टर में। इस लिक्विडिटी रिस्क जो है काफ़ी डेंजरस है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है एएलएम का जो कॉन्सेप्ट है, एसेट लायबिलिटी मिसमैच, कि जितना लायबिलिटी आपका अक्रू कर रहा है उतना आपके पास एसेट होना चाहिए इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो एएलएम का भी काफ़ी स्टडी होता है, कैश फ्लो एनालिसिस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो बेसिक है कि लिक्विडिटी आपको देखना है। अब 2007-9 में लिक्विडिटी रिस्क भी हुआ था क्योंकि लार्ज मैच्योरिटी मिसमैचेस के कारण, लॉन्ग टर्म से लिए हुए तो उसके कारण, मिसमैचेस के कारण भी हुआ था। आप देखोगे न्यूज़ में एक न्यू बैंक बन रहा है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेफेड, नेक्स्ट ईयर से फंक्शन करेगा, तो उसको लार्ज जेस्टेशन पीरियड प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया जा रहा है। बिकॉज बैंक जो है नॉर्मली 7 to 10 ईयर्स का लोन देते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए 12 साल, 15 साल में 20 ईयर्स का लोन चाहिए। तो बैंक्स के पास क्या शॉर्ट टर्म डिपॉजिट है, आप डिपॉजिट करते हो निकालते हो, आपने 20 साल के लिए कुछ भी फिक्स नहीं कर रखा है, एफडी भी 1 साल का या 5 साल का है। तो बैंक जो है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को 20 का प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा, तो लिक्विडिटी रिस्क का होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, उसको कंटिन्यूसली मैच करना पड़ेगा कि हर ईयर वाइज। तो इसीलिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इज़ अ होल डिफरेंट गेम, तो उसके लिए स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन भी बनाया जा रहा है। उसके बाद ट्रेडिंग रिस्क भी है, मार्केट लिक्विडिटी रिस्क भी, अपना मार्केट में कॉल पुट ऑप्शन लिया हुआ है, उसका कोई बायर सेलर नहीं मिल रहा आपको, मार्केट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए कोई नहीं मिल रहा, या मार्केट बंद हो गया, मान लो कभी कभी टेक्निकल ग्लिच के कारण मार्केट फंक्शन बंद कर देता है 1-2 आवर, आपका फंड लॉक हो गया, तो दैट क्रिएट्स अ ट्रेडिंग एंड मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। मार्केट लिक्विडिटी रिस्क आपका पैसा फंसा हुआ, फिर फंडिंग लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। उसके बाद ऑपरेशनल एंड नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिस्क जो हम देख रहे हैं वो है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अभी हम देखेंगे कि जो रिस्क है वो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम। जो भी फेल्ड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम है, उसके कारण जो रिस्क ओरिजिनेट हो रहा है उसे हम ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। इसका मतलब है, मान लो कि किसी ने गलत अप्रेजल किया, या किसी ने प्रॉपर सिस्टम फॉलो नहीं किया, मेकर एंड चेकर का सिस्टम फॉलो नहीं किया, या इंटरनल चेक्स एंड बैलेंसेज नहीं, उसके कारण रॉन्ग पार्टी को सैंक्शन हो गया लोन, या रीपेमेंट कैलकुलेशन गलत हो रहा है, या आप जो इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन कैलकुलेट कर रहे हो वो गलत हो रहा है, तो ये सब ऑपरेशनल रिस्क में आता है। ऑपरेशनल रिस्क में साइबर रिस्क भी आ सकता है। आप देखो पीपल के गलती के कारण आजकल साइबर अटैक बहुत हो रहा है। उसके बाद बिजनेस एंड स्ट्रैटेजिक रिस्क होता है। बिजनेस रिस्क तो हर बिजनेस को अफेक्ट करता है। बिजनेस रिस्क इन जनरल, आप जैसे कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो आप यू आर ऑलवेज एट रिस्क विथ रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, विथ रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर डिमांड, आपका कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है कि नहीं, या आपके कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट ले रहा है, आप जो प्राइस कोट कर रहे हो उस पर कंज्यूमर इंथुजियास्टिक है आपका प्रोडक्ट लेने के लिए नहीं। तो बिजनेस रिस्क इज़ इनहेरेंट टू एवरी बिजनेस। स्ट्रैटेजिक रिस्क है, मान लो आपका लॉन्ग टर्म विजन पे है, आपका कुछ कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन एंड यू हैव मेड कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट या अदर एसेट्स में, बट वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन आपका फेल कर जाए। मान लो आज की डेट में, क्रूड एग्जांपल अगर हम लेंगे, आज की डेट में एवरीवन इज़ टॉकिंग कि वी हैव टू मूव टुवर्ड्स ईवी, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी एक जनरल कैटेगरी में ले लो, और अभी आप आज अपने बिजनेस का स्ट्रैटेजिक विजन बना रहे हो, टू 20 ईयर्स ऑन वी विल मेक, जो बिज़नेस कर रहे हो उसमें ऑयल कंजम्पशन 100 टाइम्स बढ़ेगा, या आप 100 पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी हो तो आप प्रोजेक्ट करोगे विद 20 ईयर्स वी विल इनहेंस आवर कैपेसिटी 100 टाइम या 50 टाइम्स। तो जब वर्ल्ड मूव कर रहा है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड क्लीन एनर्जी, हाउ कैन यू हैव सच एन स्ट्रैटेजिक विजन।
जो नेशनल और इंटरनेशनल गोल्स के अगेंस्ट हो। तो स्ट्रेटेजिक विजन पे क्योंकि आप कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट करते हो, कंसिडरेबल ह्यूमन रिसोर्सेज को डिप्लॉय करते हो, कंसिडरेबल इंफ्रास्ट्रक्चर रखते हो, तो इट शुड अलाइन विद द चेंजिंग पॉलिसीज़ एंड फ्रेमवर्क बोथ नेशनल एंड एट इंटरनेशनल लेवल। तो वैसे आपको स्ट्रेटेजिक रिस्क को भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा। देन यू हैव रेपुटेशनल रिस्क। रेपुटेशनल रिस्क तो सिंपली पता है आपको कि ब्रांडिंग, जो ब्रांड वैल्यू है, अब जो ब्रांड वैल्यू है उससे अगर घट गया तो रेपुटेशन आपका घट जाएगा। मान लो कोई भी बैंक है वो पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रहा, तो एक लिक्विडिटी रिस्क है, उसके बाद उसके रेपुटेशन पे भी क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। कोई रेस्टोरेंट ब्रांड अगर उसके खाने में कुछ मान लो इंसेक्ट्स मिल गया या लिजर्ड मिल गया, देन इट इज़ अ ह्यूज रेपुटेशनल रिस्क टू दैट रेस्टोरेंट बिजनेस। कोई अगर शू मेकिंग कंपनी है, शू में डिफ़ॉल्टी शू है, या कार मेकिंग कंपनी है, कार मेकिंग कंपनी डिफ़ॉल्ट कार दे रहा है जिसका इंजन ख़राब है या एक्सेस पॉल्यूशन कर रहा है, तो इट्स अ रेपुटेशनल रिस्क फॉर दैट कंपनी। तो आप देखते हो कि बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स कार्स को कॉल बैक करते हैं, फ्री में रिपेयर करते हैं, बिकॉज इट्स अ रेपुटेशनल रिस्क फॉर द बिजनेस कि दिस कार कंपनी इज़ गिविंग मी रॉन्ग और पुअर क्वालिटी कार्स और नॉट कंप्लाइंग विद द इन्वायरमेंटल नॉर्म्स। तो इन शॉर्ट रिस्क मैनेजमेंट का जो बेसिक्स है वो मैंने ट्राई किया इसमें कवर करने के लिए कि व्हाट इज़ रिस्क, what are different type of risk, why risk management is a complex phenomena, how risk interact with each other, what are the different typology of the risk that we will have to discuss, and जो specific concepts होगा regarding exposure at default, loss given default and probability of default, वो सब हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एक लास्ट पॉइंट छूट गया है जो रिस्क मैनेजमेंट का एक समरी है। समरी है कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में आपको क्या करना है। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द रिस्क, which type of risk it is, then you have to analyze the risk, how severe the risk is, how will you quantify the risk कितना severe है, then you have to assess the impact। अगर कोई भी रिस्क फाइनली हिट करता ही है तो उसका बैलेंस शीट या कंपनी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एंड देन हाउ विल यू मैनेज द रिस्क। मैनेज मीन्स यू कैन नॉट एलिमिनेट द रिस्क, 100% रिस्क एलिमिनेट नहीं हो सकता है, देन यू हैव टू मिटिगेट इट, यू हैव टू ट्रांसफर इट, यू हैव टू रिटेन सम ऑफ द रिस्क, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन mitigate the risk, and this is the whole risk management process that is all about identify the risk, analyze the risk, assess its impact and manage the risk. And in the fourth point comes the role of risk managers and the role of risk management in general. I hope you like this video. Thank you so much for your patience. Thank you.